स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉशीज़ थ्योरम और हमें इस लेक्चर वीडियो के अंदर जो कॉशीज़ थ्योरम की स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो बहुत आसान सा टॉपिक है। आई होप आप लोग अगर ध्यान देंगे तो आप लोग को बहुत आसानी के साथ ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। टॉपिक पे मूव करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू स्टूडेंट्स कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, हम देखते हैं कि हमारे सामने कॉशीज़ थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है। स्टेटमेंट क्या है? इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एंड एफ डेर जेड यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ इज कंटिन्यूस विद इन एंड ऑन द क्लोज कर्व सी, देन इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी कि ये जो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट पढ़ी है, अगर मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसका सिंपली मतलब सिर्फ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक क्लोज्ड कर्व है, ठीक है, और इस क्लोज कर्व के अंदर अगर मैं किसी भी मतलब आप समझे कि किसी भी क्लोज्ड कर्व में इस कर्व के अंदर और इसकी बाउंड्री लाइन पे जितने भी अगर फंक्शन मेरे पास एनालिटिक है यानी उस फंक्शन का कोई पोल नहीं है तो उसके ऊपर अगर मैं जो है वो इंटीग्रेशन लूँगी अलोंग दैट कर्व तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। ठीक है, एक दफ़ा और मैं इस बात को रिपीट करती हूँ कि अगर मेरे पास एक क्लोज्ड कर्व है तो इस कर्व के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं या इसकी बाउंड्री लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं अगर उनमें फंक्शन मेरा एनालिटिक है, एनालिटिक का मतलब कि कोई पोल नहीं है, पोल वो पॉइंट होता है जहाँ पे मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, तो अगर फिर मैं उस फंक्शन को डेरिवेट करूँगी, ठीक है, यानी उसका इंटीग्रल लूँगी तो मेरे पास जो इंटीग्रल का आंसर आएगा वो क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो इस बात को हमें मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, यानी ये जो स्टेटमेंट लिखी है हमें इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट, कि हमें ये पता है कि वी नो दैट, हमें क्या बात पता है? अब हमें पता है कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करते हैं तो उसके अंदर मेरे पास जो एफ ऑफ जेड होता है वो इक्वल होता है यू प्लस आयोटा वी के इक्वल। ठीक है, और जेड जो है वो इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई के। तो अगर मैं इस जेड को डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास जो डी जेड आएगा वो किसके इक्वल आएगा? वो आएगा डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई के इक्वल। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास एफ ऑफ जेड की और डी जेड की वैल्यू आई है उसको मैं इस इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करूँगी। ठीक है, तो जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड की क्या वैल्यू है? यू प्लस आयोटा वी, यू प्लस आयोटा वी, और डी जेड क्या है मेरे पास? ये है डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। ठीक है, अब हमें सिंपली क्या करना है? हमें सिंपल u को जो है वो पहले इस dx से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा डी वाई से, फिर आयोटा v को dx और आयोटा डी वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एज इट इज़ आएगा। ये क्या बनेगा? u dx प्लस u आयोटा डी वाई प्लस आयोटा v dx प्लस आयोटा स्क्वायर v dy। ठीक है, अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे जब मैं -1 सब्सटीट्यूट कर दूंगी तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। कैसे? ये देखें, u dx प्लस u आयोटा डी वाई प्लस आयोटा v dx माइनस v dy, ये बन जाएगी मेरे पास इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हम आयोटा वाले एक तरफ कर लेते हैं और बिना आयोटा के जो हमारे पास है वो एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, वो यहाँ से कर लेती हूँ। ठीक है, इंटीग्रल सी ये हो जाएगा u dx माइनस v dy। सही है, ये एक तरफ प्लस आयोटा और उसके बाद ये आ जाएगा पहले मैं ये वाला लिख देती हूँ जो dx वाला है। ठीक है, तो v dx प्लस u dy। ठीक है, यही मेरे पास बनेगी इक्वेशन।
अब देखिए इसके आगे जो है ना वो मैं फर्दर कोई स्टेप फिलहाल नहीं कर सकती, ऐसा ही है। लेकिन अगर मैं अपने थ्योरम को देखूं तो मेरे थ्योरम के अंदर मुझसे एक बात कही गई है जो कि क्या है कि एफ डैश जेड जो है वो कंटिन्यूस है विद इन एंड ऑन द क्लोज कर्व सी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं अगर, क्योंकि मेरे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, तो मैं ग्रीन्स थ्योरम को यूज़ कर सकती हूँ। एंड वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम, अगर मैं बताऊँ तो मेरे पास, मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो ग्रीन्स थ्योरम है वो क्या है, बाय ग्रीन्स थ्योरम हम लिखते हैं, बाय ग्रीन्स थ्योरम, यानी ग्रीन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरे पास जो इंटीग्रेशन सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है वो किसके इक्वल होती है, इंटीग्रेशन एस डावा एन अपॉन डावा एक्स माइनस डावा एम अपॉन डावा वाई डी एक्स डी वाई के इक्वल होती है, सही है। तो अगर मैं इसको देखूं, ये देखिए, ये इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, सही है, और फिर ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ऐसा ही है। सिर्फ हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे m क्या है, n क्या है, यहाँ पे m क्या है, n क्या है। तो अगर मैं पहले इस वाले ब्रैकेट को देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो m है, पेंसिल से मैं लिख देती हूँ, ठीक है, जो m है वो मेरे पास है u, ठीक है, और जबकि जो n है वो है -v। तो जब मैं यहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास किस तरह से आएगा, ये मेरे पास आएगा, पहले ये वाली चीज़ आएगी डावा एन अपॉन डावा एक्स, यानी कि माइनस डावा वी अपॉन डावा एक्स। तो हम लिख देते हैं माइनस डावा वी अपॉन डावा एक्स, सही है। फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और डावा एम क्या है, यू, तो यानी कि डावा यू अपॉन डावा वाई, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं डावा यू अपॉन डावा वाई। ये मेरे पास इस वाले ब्रैकेट के लिए हमने फॉर्मूला ओपन किया है। फिर ये डी एक्स डी वाई फॉर्मूले का, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस ये वाला आयोटा, और अब इस ब्रैकेट के ऊपर मेरे पास ये देखें, जो v है वो क्या है, मेरे पास n है, जबकि जो u है वो मेरे पास क्या है, m है, सही है। तो मेरे पास डावा n और डावा x क्या आएगा, डावा v अपॉन डावा x, ठीक है, डावा v अपॉन डावा x, ये फॉर्मूले का माइनस, डावा m की जगह u, डावा u अपॉन डावा y, और फिर ये डी एक्स डी वाई फॉर्मूले का, सही है। तो आई होप आप लोग को ये इक्वेशन में मैंने वैल्यूज़ कैसे सब्स्टिट्यूट करी है वो बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई तो आप बैक करके थोड़ा सा दोबारा से इस चीज़ को देखें और आपको फिर पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक वैल्यूज़ अब मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अगेन मेरे पास एक सिचुएशन क्या आ गई कि इसके बाद आई हैव नो ऑप्शन कि मैं किसी तरह आगे मूव कर सकूं। लेकिन अगर मैंने थ्योरम को बहुत गौर से पढ़ा है तो मैंने ये बात भी थ्योरम में पढ़ी है कि इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन, कि अगर मेरे पास फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन है, तो हमें ये बात पता है कि जो भी फंक्शन एनालिटिक होता है वो सी आर इक्वेशंस, यानी कॉशी सी आर इक्वेशंस जो हैं आपकी उनको फॉलो करता है, या सी आर इक्वेशंस उनके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। तो हमने सी आर इक्वेशन यानी कॉशी रीमन इक्वेशंस क्या पढ़ी थी, हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशंस, आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है, कि बिकॉज फंक्शन इज एनालिटिक सो वी कैन अप्लाई सी आर इक्वेशंस, ठीक है। एंड फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सी आर इक्वेशंस। हमें पता है सी आर इक्वेशंस के अकॉर्डिंग डावा यू अपॉन डावा एक्स जो है वो इक्वल होता है डावा वी अपॉन डावा वाई के, और डावा u अपॉन डावा y जो है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ डावा v अपॉन डावा x के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूँ तो हम लिख देते हैं इंटीग्रेशन s, देखिए नेगेटिव डावा v अपॉन डावा x की जगह मैं
डावा यू अपॉन डावा वाई सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, डावा यू अपॉन डावा वाई माइनस ये एज इट इज़ डावा यू अपॉन डावा वाई, और उसके बाद फिर ये डी एक्स डी वाई प्लस आयोटा, फिर ये है डावा वी अपॉन डावा एक्स माइनस डावा यू अपॉन डावा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैं क्या चीज़ सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ यहाँ पे, नहीं देखें, एक सब्सटीट्यूशन में मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, और वो क्या है, ये सेकंड वाली सब्सटीट्यूशन। देखें इसके अंदर मेरे पास ये जो v है ना वो क्या है, वो m है, और जबकि ये u जो है वो n है, ठीक है। ये m है और ये n है, तो यहाँ पे मेरे पास m जो है वो क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस ये मेरे पास हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डावा u अपॉन डावा x माइनस डावा v अपॉन डावा y, ठीक है। अब सब्सटीट्यूशन सही है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो जब मैं इस चीज़ को सही कर लूँगी तो देखें डावा u अपॉन डावा x जो है वो किसके इक्वल है, डावा v अपॉन डावा y के इक्वल है अकॉर्डिंग टू CR इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ डावा v अपॉन डावा y माइनस ये एज इट इज़ डावा v अपॉन डावा y देन डी एक्स डी वाई, ठीक है। तो देखिए ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पे भी हम इंटीग्रल लगाना भूल गए थे, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास ओवरऑल आंसर क्या आया है, 0 आंसर आया है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई है, प्रूव्ड हो गई है स्टेटमेंट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस जो आपको यहाँ पर हुई थी, ठीक है, थोड़ी सी सब्सटीट्यूशन में मुझसे भी गड़बड़ हो गई थी। तो आई होप आप लोग को ये जो बहुत आसान सा एक था कॉची थ्योरम को किस तरह से हम प्रूव करते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।